Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 28th of November 2020। तो 28 नवंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और CSAT प्रोग्राम की लिंक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चंस के साथ। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछना चाहता हूं, पहला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन इज रिलेटेड टू द मार्केट रेगुलेटरी मेजर्स इन मिडिवल इंडिया। तो मार्केट रेगुलेटरी मेजर्स इनमें से किसने लाए थे मिडिवल इंडिया में? ऑप्शंस आर ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी बाबर या डी हुमायूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पाला किंग्स एस्टैब्लिश्ड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इनमें से कौन सा पाला रूलर था जिसने कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनवाया? ऑप्शंस आर ए गोपाला, बी धर्मपाला, सी देवपाला या डी देवपाला 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी। तो शिवाजी का जो अष्टप्रधान वाला कैबिनेट रहता था उसमें से इनमें से कौन सी पोस्ट नहीं थी? ऑप्शंस आर ए सुमंत, बी मजूमदार, सी वकियानवीस या डी वकील। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डाइड इन द कलिंजर फोर्ट सिचुएटेड इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ द सेंट्रल इंडिया। इनमें से कौन सा रूलर था जिसकी डेथ हुई थी कलिंजर फोर्ट में बुंदेलखंड रीजन में सेंट्रल इंडिया के? ऑप्शंस आर महमूद ऑफ गजनी, शेर शाह सूरी, हुमायूं या डी जहांगीर। तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू। 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप करिएगा, जरूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर्स बता सकते हैं। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, थॉट ऑफ द डे में हम आते हैं। तो आज का थॉट है प्लेजर इन द जॉब पुट्स परफेक्शन इन द वर्क। अरिस्टोटल ने बहुत बड़ी बात बोल दी है, प्लेजर इन द जॉब पुट्स परफेक्शन इन द वर्ड। एग्जाम्पल है, अगर कोई भी काम आप मजे लेकर के नहीं कर रहे हैं या किसी भी काम में अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो उस काम में बड़ा ही मुश्किल है कि आपको परफेक्शन मिल पाएगा, उस काम में बड़ा मुश्किल है कि आपको सफलता मिल पाएगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल सा ये है कि जिस काम को आप बोझ समझ के करेंगे या जिस काम में आपको मजा नहीं आएगा उसमें आप अपना 100% कभी नहीं दे पाएंगे। और जिस भी काम में आपने 100% नहीं दिया तो उसमें परफेक्शन तो छोड़ो, उसमें आपको नॉर्मल एक्सपर्टीज भी नहीं हो पाएगी, है ना। परफेक्शन तो बहुत दूर की बात है, परफेक्शन के लिए तो आपको 200% देना पड़ेगा, लेकिन आपको जो नॉर्मल एक्सपर्टीज होना चाहिए वो भी नहीं हो पाएगा। तो प्लेजर इन द जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई चीज कर रहे हो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए और आपको तभी मजा आएगा। मजा भी तब आएगा जब आप इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे उससे। ठीक है ना। तो आपको प्लेजर तभी मिल पाएगा जॉब में जब आप इमोशनली कनेक्ट रहोगे, और आप परफेक्शन तभी हासिल कर पाओगे, एक्सपर्टीज तभी हासिल कर पाओगे जब आप अपना 100 या 200% दे पा रहे हो उस काम में। ठीक है ना। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज के बाद जो भी पढ़िए उसमें मजा लेने की कोशिश करिए। आप उस चीज को फील करेंगे तो आपको मजा आएगा। स्टोरीज में अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी बना के देखिए, स्टोरीज में अपने आप को अकबर बना के देखिए, स्टोरीज में अपने आप को आप हर्षवर्धन बना के देखिए, तो आपको मजा आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करिए। आगे मूव करते हैं, मैप ऑफ द डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप, वाटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बुक की फोटो है, ये कोई इंटरनेट में नहीं मिलेगी आपको, बुक की फोटो है, वाटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कौन कौन से। पहले आपको तो वैसे रीजंस पता होने चाहिए, जैसे कि ये पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ अमेरिका है, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज योर स्कैंडिनेविया वाला पोर्शन जो यूरोप का है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। देन आपका इधर ये रशिया चाइना वाला रीजन है, ये इंडिया वाला रीजन है, आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। तो ये आपको पहले तो ओवरऑल आइडिया हो गया। अब जैसे ऊपर आपने देखा सबसे पहला वाटर ऑफ द वर्ल्ड देख रहे हैं, तो आर्कटिक ओशन, जो दिस इंटायर रीजन इज द आर्कटिक ओशन, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द आर्कटिक ओशन वाला रीजन। ठीक है, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप पहले एक एक करके कॉन्टिनेंट के आसपास के देख लेते हैं ना। आर्कटिक तो मैंने आपको ओवरऑल बहुत ब्रॉड दिखा दिया, अब मैं आपको थोड़ा कॉन्टिनेंट वाइज दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे अमेरिका की इधर साइड देखो तो गल्फ ऑफ अलास्का, दिस वाज द अलास्का रीजन, और यहाँ पे देखो गल्फ दिख रही होगी, है ना, गल्फ ऑफ अलास्का दिख रही है। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंटरनल देखो, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे अमेरिका और कनाडा आते हैं, कनाडा और अमेरिका दोनों यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे हडसन बे आपको दिख रही है, दिस इज द हडसन बे वाला रीजन। यहाँ पे ये देखो हडसन बे है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाटर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। फिर यहाँ पे ओशियन कौन सा लगता है? तो जैसे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन यहाँ पे लगता है, इस रीजन में नॉर्थ पैसिफिक ओशन लगता है, और अगर इक्वेटर के नीचे आप चले जाओगे तो आपको साउथ पैसिफिक ओशन मिल जाएगा। ठीक है ना।
ये तो है। अब फिर यहाँ पे आपको पता है जैसे ये नीचे का जो रीजन है ये मैक्सिको है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर है। फिर यहाँ पर आपको ये पता है ना कि यहाँ पे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं कुछ कुछ, जैसे जो कैरिबियन आइलैंड्स जिनको बोलते हैं, तो कैरिबियन आइलैंड्स यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे कैरिबियन सी आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे कैरिबियन सी आपको दिख रहा है ना, तो ये वही वाला रीजन है। तो हडसन बे देख लिया, गल्फ ऑफ अलास्का देख लिया, गल्फ ऑफ मैक्सिको देख लिया, कैरिबियन सी देख लिया। फिर साउथ अमेरिका वाले रीजन में देखो यहाँ पे आपको साउथ पैसिफिक ओशन, यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन दिख रहा होगा, दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये देखना। फिर हम इसी ऑर्डर में ऊपर उठते हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ऑब्वियस सी बात है इक्वेटर के ऊपर आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखो दिख रहा होगा दिस इज योर नॉर्थ सी वाला रीजन, दिस इज योर नॉर्थ सी वाला रीजन, यहाँ पे आपको देखो नॉर्थ सी दिख रहा है, ये नॉर्थ सी है। ये यहाँ पे आपका स्कैंडिनेविया है, मतलब कि स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, ये वाला रीजन है ना, नॉर्वे, फिनलैंड, ये वाला रीजन है। और यहाँ के बाद यहाँ पे आपका नॉर्थ सी, दिस इज द रीजन ऑफ द नॉर्थ सी, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये वाला एक आइलैंड ग्रुप दिख रहा है ना, आइलैंड ग्रुप दिख रहा है। यहाँ पे आपका यूनाइटेड किंगडम वाला रीजन लाई करता है, नीचे फ्रांस है, और यहाँ पर आपका इंग्लिश चैनल लाई करता है, दिस इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश चैनल। इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता दिया, इंग्लिश चैनल वाला पार्ट, ठीक है ना। फिर आपको ये दिख रहा होगा ब्लैक सी, रशिया वाले पार्ट से यहाँ पे ब्लैक सी दिख रहा होगा, दिस इज अनदर थिंग। एंड यहाँ पे मेडिटेरेनियन, तो ब्लैक सी देखो थोड़ा ऊपर है, मेडिटेरेनियन थोड़ा नीचे है। ये वर्ल्ड मैप देखने से आपको एकदम आइडिया एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सी चीज कहाँ लाई कर रही है। तो ब्लैक सी आपको दिख रहा है थोड़ा ऊपर, और यहाँ पे नीचे मेडिटेरेनियन सी दिख गया, है ना। फिर यहाँ पे थोड़ा और नीचे आते हैं, जैसे यहाँ पे आपको पता है ये इंडिया वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे अरेबियन सी है। ये आपका जो सऊदी अरेबिया वाला रीजन है, दिस इज द सऊदी अरेबिया रीजन। और वहां पे देखो क्या है, रेड सी, दिस इज द रेड सी, मतलब कि जो आपका पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, पर्शिया वाला रीजन है, उसके बाद यहाँ पे आपका रेड सी लाई करता है, ठीक है ना, समझ गए ना। यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, ये आपका सऊदी अरेबिया वाला पार्ट है, यहाँ पे आपका रेड सी लाई कर रहा है, ठीक है। फिर आप थोड़ा अफ्रीका में नीचे आओ, तो ये आपका मोजाम्बिक चैनल है ना, मडागास्कर वाला पार्ट है, उसके नीचे आपका मोजाम्बिक चैनल दिख रहा होगा, है ना, मोजाम्बिक चैनल। फिर यहाँ पे ये इंडियन ओशन कहते हैं इसको, इंडियन ओशन तो आपको पता ही होगा। आपका ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में नीचे देखो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बोलते हैं इसको, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बे या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बोलते हैं इसको, तो ये भी याद रखिएगा, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाटर, है ना। फिर आप थोड़ा ऊपर आएंगे जो चाइना वाला रीजन है, फिर यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया वाला, तो साउथ चाइना सी, दिस इज द साउथ चाइना सी पार्ट, है ना, ये आपको पता है ना। ये पापा न्यू गिनी है, इस तरीके से आपको कंट्रीज भी याद रहना चाहिए। यहाँ पे पूरा आपका ये लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और आपका मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये वाला पार्ट फिलीपींस का पार्ट है। तो ये सारे रीजन्स के यहाँ पे आपको साउथ चाइना सी दिख रहा होगा। फिर ऊपर थोड़ा सा ऊपर आओगे तो ईस्ट चाइना सी, देखो ईस्ट चाइना सी वाला रीजन है ना, ईस्ट चाइना। फिर थोड़ा सा ऊपर आओगे, जैसे ये जापान वाला पोर्शन है, इसके ऊपर आओगे तो सी ऑफ जापान मिलेगा, है ना। सी ऑफ जापान के और ऊपर आओगे रशिया और जापान के बीच में एक डिस्प्यूटेड वाटर है जिनको हम बोलते हैं ओखोत्स्क, सी ऑफ ओखोत्स्क बोलते हैं, तो यहाँ पर ऊपर है ये, है ना, तो सी ऑफ ओखोत्स्क ऊपर है। फिर यहाँ पे आपको ये रशिया वाला रीजन है, इधर अलास्का वाला रीजन है, तो इसके बीच में बेरिंग स्ट्रेट मिलेगा। देखो यहाँ उधर साइड हमने देखा ना, ये आपका इधर अलास्का है, गल्फ ऑफ अलास्का। इधर साइड आप देखोगे तो रशिया और अमेरिका के बीच में जो वाला पोर्शन है, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट आपको दिख रहा होगा, है ना। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट वाटर्स ऑफ द वर्ल्ड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ये इंपॉर्टेंट मैप है जिसके बारे में आपको बताना चाहता था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से इस मैप को देख लेना, 2-3 बार सुन लेना, जो चीजें मैंने बताई हैं आपको क्लैरिटी बनी रहेगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो वेट अ मिनट, आई थिंक द ओरिएंटेशन इज चेंज्ड। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू। सो हियर वी विल सी दैट यहां आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट न्यूज है जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट 7.5% इन द सेकेंड क्वार्टर। तो जीडीपी जो है वो 7.5% कॉन्ट्रैक्ट की इन द सेकेंड क्वार्टर। एक्चुअली में ये जो चीज हुई है इस कारण से कंट्री हैज इंटर्ड इनटू अ टेक्निकल रिसेशन, द कंट्री हैज इंटर्ड इनटू अ टेक्निकल रिसेशन। अब टेक्निकली रिसेशन की क्या डेफिनेशन होती है? अगर आप 2 कंटिन्यूअस क्वार्टर में निगेटिव ग्रोथ हासिल करते हो, अगर आप 2 कंटिन्यूअस क्वार्टर्स में निगेटिव ग्रोथ लाते हो तो वो टेक्निकल रिसेशन कहलाता है, ठीक है ना। और इंडिया की जो ग्रोथ थी पिछले क्वार्टर में वो -23% थी, -23% गई थी, और इस क्वार्टर में जो ग्रोथ गई है वो -7.5% गई है। तो 2 कंटिन्यूअस क्वार्टर्स हैं जबकि निगेटिव ग्रोथ हमने गेन की है,
इस कारण से हम टेक्निकली अब रिसेशन में एंटर कर चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, पूरे इकोनॉमी के अपना जो इंडिपेंडेंस के बाद की इकोनॉमी का ये पहला ऐसा ईयर था कोविड-19 के कारण या जो भी चीजें हैं कि ये हम टेक्निकल रिसेशन में एंटर किए हैं। अदरवाइज इसके पहले कभी ऐसा नहीं होता कि इतना ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ 2 कंटिन्यूअस क्वार्टर्स में हमको मिली हो। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि हम इस तरह से टेक्निकल रिसेशन में एंटर किए हैं। तो इंडिया की जीडीपी जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो 7.5% यानी कि -7.5% की ग्रोथ देखने को मिली। पिछले क्वार्टर में 23.9% का डिक्लाइन देखने को लिए मिला था। ये एस्टिमेट्स कौन रिलीज करता है? ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज करता है। द स्टैट्स आर रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो एनएसओ जो अभी फाइनली मर्ज करके बनाया गया, एनएसएसओ प्लस सीएसओ को मर्ज करके। ये भी याद रखना कि एनएसओ कैसे बना, अभी रिसेंटली अभी न्यूज में ही था ये चीज कि सीएसओ प्लस एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन प्लस आपका सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसको मिला करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया। ठीक है ना, तो उसको भी आप याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो कंट्री टेक्निकल रिसेशन में एंटर कर चुकी है। इकोनॉमी, अब एक और टर्म्स इसमें इंपॉर्टेंट है, स्टैगफ्लेशन का टर्म एक आता है, स्टैगफ्लेशन। व्हाट इज दिस स्टैगफ्लेशन? तो स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टैगनेंट इन्फ्लेशन। स्टैगनेंट इन्फ्लेशन मतलब होता है कि एक तो आपकी इकोनॉमी स्टैगनेंट है बट आपका इन्फ्लेशन हो रहा है। क्या होता है कि जब कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है, जब आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा रहती है, यानी कि आपका प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है वो या प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो उस समय महंगाई का बढ़ना एक लाजमी सी चीज है। मतलब अगर आपका ग्रोथ बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो आपकी महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। बट कई बार ऐसा कंडीशन आता है इकोनॉमी में कि जब आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो रही है, जब आप ग्रो नहीं कर रहे हो, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपकी महंगाई उस समय बढ़ती है, तो वो कहलाता है इन्फ्लेशन विद स्टैगनेंट इकोनॉमी, मतलब कि स्टैगफ्लेशन। तो इसको स्टैगफ्लेशन को भी याद रखिएगा। और दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी फॉर इंडिया नाउ, इट इज ऑल्सो अ रियलिटी फॉर इंडिया। स्टैगफ्लेशन भी इस कंट्री में ज्यादा है। ठीक है ना, इन दोनों चीजों को याद रखना। दूसरा जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे वो है प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू बेल। सुप्रीम कोर्ट टेल्स जजेस, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को कहा है कि लोगों का जो राइट है टू बेल वो जरूर उनको प्रोवाइड किया जाए। बेल इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, मैं उनके बारे में बता दूं, आप उनको लिख लीजिएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग में अगर आप लिखेंगे लिबर्टी के बारे में, कभी आपको ऐसे लिखना हुआ या लिबर्टी का कोई आंसर राइटिंग करना हुआ, तो वहां पर ये स्टेटमेंट्स काम आ जाएंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी एंड राइट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू बेल क्यों जरूरी है? बिकॉज लिबर्टी इज नॉट अ गिफ्ट फॉर द फ्यू। ही सेड लिबर्टी इज नॉट अ गिफ्ट फॉर द फ्यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लिबर्टी केवल कुछ लोगों की लग्जरी नहीं है, ये हर व्यक्ति को प्रोवाइड होनी चाहिए। ऑथर ने मतलब कि डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कॉमन सिटीजन्स विदाउट द मीन्स और रिसोर्सेज टू मूव द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वर लैंग्विशिंग इन जेल्स एज अंडर ट्रायल्स। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो हाई कोर्ट को मूव कर सकें, सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सके, एंड देयरफॉर दे आर लैंग्विशिंग इन जेल्स एज अंडर ट्रायल्स। इस कारण से वो अंडर ट्रायल्स की तरह जेल में अपना समय बिता रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी इवन फॉर अ सिंगल डे इज वन डे टू मेनी। यहां पे ऑथर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कि डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी इवन फॉर अ सिंगल डे इज वन डे टू मेनी, मतलब बहुत ज्यादा। अगर आप एक दिन के लिए भी किसी व्यक्ति की लिबर्टी को छीन रहे हो तो दैट इज समथिंग ह्यूज, ह्यूमोंगस, बहुत ज्यादा बड़ी बात है ना। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं आंसर राइटिंग में। द स्टेट शुड नॉट बी अलाउड टू यूज क्रिमिनल लॉ एज अ र्यूज टू हैरास द सिटीजन्स, ही सेड। The state should not use the criminal law as a ruse to harass the citizens, ये उन्होंने कहा। Then courts were the first line of defense against the deprivation of citizens personal liberty। जो कोर्ट होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करती है जब किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को छीना जाता है। तो these are the statements regarding liberty. I hope you will try to use them in the essay whenever you find any essay on liberty or whenever you find any question on liberty, you will definitely try to use these statements given by Justice D.Y. Chandrachud. So this was something very good. I hope you got clarity regarding that as well. आगे मूव करते हैं, यहां पे अगली न्यूज है GMRT accorded prestigious IEEE milestone status। अब GMRT क्या है? जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। अब ये कहां पर है? ये आपका पुणे बेस्ड, पुणे में है, ठीक है ना, पुणे में है GMRT, एरे ऑफ 30 पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप्स ऑफ 45 मीटर डायमीटर इन पुणे। तो GMRT क्या है? इसमें लगभग 30 पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप्स हैं जो कि 45 मीटर डायमीटर में फैले हुए हैं इन द
पुणे, पुणे में है, तो जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। अब याद रखिएगा इसको सेलेक्ट किया गया है एज अ माइलस्टोन फैसिलिटी बाय द यूएस बेस्ड, या आप देखना IEEE जो है वो यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू एडवांसिंग टेक्नोलॉजी इन ऑल एरियाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो IEEE जो है यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज डेडिकेटेड टू एडवांसिंग टेक्नोलॉजी इन ऑल एरियाज। क्या काम करता है? एडवांस करता है टेक्नोलॉजी को सारे एरियाज में विच आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे हर एरिया में जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्प्रेड करता है आपका ये IEEE, ठीक है ना। अब IEEE माइलस्टोन जो है ये बहुत कम इन चीजों को ऑनर करता है। जैसे इंडिया में केवल 3 ऐसी चीजें जिनको ऑनर किया गया है, इंडिया में केवल 3 ऐसी चीजें जिनको ऑनर किया गया IEEE द्वारा, ठीक है ना। दिस इज ओनली द थर्ड सच IEEE माइलस्टोन रिकॉग्निशन। ये IEEE माइलस्टोन रिकॉग्निशन का तीसरा इंस्टेंस है जिसमें इंडिया की कंट्रीब्यूशन को देखा गया है। पहला जो था वो सर जेसी बोस को किया गया था टू डिमॉन्स्ट्रेट द जनरेशन एंड रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव्स इन 1895, 1895 में जेसी बोस ने जो रेडियो वेव्स का रिसेप्शन उसके बारे में किया गया था, और इट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन 2012। दूसरा नोबेल प्राइज विनिंग 1930 में स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिना जो कि सीवी रमन जी ने किया था, है ना सर, सीवी रमन इफेक्ट जिसको बोलते हैं, रमन इफेक्ट 1928 में किया था इन्होंने, और 1930 में इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है ना, फिजिक्स का। तो ये सीवी रमन जी का ये एक्सपेरिमेंट इसको किया था। और तीसरा जो है वो GMRT जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप इसको किया गया है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रेस्टिजियस एज वेल, ठीक है। एक और इंस्टीट्यूट है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ये आपका पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ये भी आपका पुणे बेस्ड है, इसको याद रखिएगा, इसने नॉमिनेट किया था इस चीज को। आगे मूव करते हैं द ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ अल्टरनेटिव ट्रुथ्स। अब ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ अल्टरनेटिव ट्रुथ जो है ये आर्टिकल लिखा गया है, एंड इसमें कुछ तो रियलिटीज अमेरिका की बताई गई हैं और एक नॉवेल के बारे में बताया गया है, हैना आर्डेंट का एक नॉवेल है ट्रुथ एंड पॉलिटिक्स, उसके बारे से रिलेटेड कुछ कोट्स किए गए हैं। ये आर्टिकल भी प्योरली आप इंटेलेक्चुअल पर्पस के लिए पढ़िए, और इसमें जो चीजें हैं उसका यूज आप आंसर राइटिंग में जरूर कर सकते हैं। अगेन इंटेलेक्चुअल पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसका ज्यादा रेलिवेंस आपका नहीं होगा, लेकिन हाँ आंसर राइटिंग में आपको बहुत अच्छे कोट्स, बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। प्लस आपको यूएस के बारे में अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है कि जो जैसा यूएस दिखता, अल्टरनेटिव रियलिटी क्यों बोला जा रहा है, अल्टरनेटिव ट्रुथ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आपको जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो इसका एविडेंस है वो ये है यूएस का। यूएस एक इतनी स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है, लगता है कि यूएस, क्योंकि आप सबको पता है कि यूएस वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस ने प्रोवाइड किया, पहला बिल ऑफ राइट्स यूएस लेकर के आया। तो एक तरीके से डेमोक्रेसी का कहना चाहिए कि फ्रंट रनर के रूप में यूएस रहता है। लेकिन व्हाट हैज बीन सीन इन दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन में जैसा आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिस ना छोड़ना, वहां पे भी इलेक्टोरल रिगिंग की शिकायत करना, वहां पे ये बोलना कि यहां पे भी सही से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। तो दिस समथिंग शोज कि वहां पे भी जो प्रॉब्लम वो थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ही हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनकी। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है दे आर सिमिलर टू प्रॉब्लम्स ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, है ना, सिंपल सी बात है। बल्कि इंडिया में कहना चाहिए ज्यादा ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं डिफीट को, है ना। इंडिया में तो मैं बोलूंगा कि ज्यादा ग्रेसफुली जो आपके पॉलिटिकल वो हैं ज्यादा ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं डिफीट को। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने तो पूरा छीछा लेदर कर दिया इस चीज का, है ना। तो सिंपल सी बात थी, ये एक पहली अल्टरनेटिव ट्रुथ है जो कि हमको दिखता है लेकिन ऐसा है नहीं। उसके बाद अगर आप देखो तो नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक को जो सबसे गहरा इंपैक्ट हुआ है, सबसे अधिक डेथ वाला जो इंपैक्ट हुआ है वो आपका अमेरिका वाले रीजन में हुआ। इनफैक्ट जो फर्स्ट फेज था पूरे कोरोना वायरस का उसमें सिर्फ अमेरिका छाया रहा था, है ना। तो ये भी एक चीज दिखाता है कि एक तरफ आप बोलते हो कि आप वर्ल्ड लीडर हो, एक तरफ आप बोलते हो कि आप वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री हो, मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट आपके पास है, और बाद में जब कोई पैंडेमिक आता है तो आप ही सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हो। तो एक ये भी अल्टरनेटिव ट्रुथ है कि हम जितना सुपर पावर समझते हैं अमेरिका को, या जितना ज्यादा डेवलप्ड समझते हैं, कहीं ना कहीं वहां पे भी वॉइड है, कहीं ना कहीं वहां पे भी तैयारी में कमी है। अदरवाइज जो डेवलप्ड कंट्री होती है तो हर तरीके से तैयार रहनी चाहिए, किसी भी डिजास्टर के लिए तैयार होना चाहिए, उसको किसी भी पैंडेमिक के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। तो यहां पे दो हमको अल्टरनेटिव ट्रुथ देखने को मिले। सिंपल सी बात है, आप बहुत सारे पैराडॉक्सेस बोल सकते हो, जैसे क्लाइमेट चेंज में आप इतना ज्यादा प्रोड्यूस करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन वहीं पे आप पेरिस डील से आप ही सबसे पहले बाहर हुए, है ना, सबसे पहले भग गए। तो ये कुछ चीजें
एक तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमने देखा कि वहां पे डेमोक्रेसी इतनी स्टैब्लिश्ड होनी चाहिए कि वहां तो कभी कोई इंस्टेंस ही नहीं होना चाहिए था इस तरीके का, लेकिन आज भी वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड की जगह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्टोरल रिगिंग, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होना, ये सारी प्रॉब्लम्स वहां अमेरिका में है। कोरोना वायरस का सबसे बड़ा इंपैक्ट अमेरिका में देखने को मिला है ना, कि सबसे अधिक डेथ, मतलब इतना ज्यादा, इतनी कम प्रिपेयर्डनेस थी कि वहां पे सबसे अधिक डेथ हुई, ये भी था। फिर इसके बाद हमने देखा कि फ्रैक्चर्स ऑफ रेस एंड क्लास आर वेरी एविडेंट इन अमेरिका। जैसे आपने अभी रिसेंट मूवमेंट देखा होगा कि ब्लैक लाइव्स मैटर, क्यों ये चीज अमेरिका में हो रही है ब्लैक लाइव्स मैटर वाली? आज भी वहां पे रेशियल सुप्रीमेसी का कंसेप्ट चलता है, आज भी वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आज भी वहां पे क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ऑथर ने ये 3-4 एविडेंसेस दिए हैं कि इट इज द टाइम ऑफ अल्टरनेटिव ट्रुथ्स। ये अल्टरनेटिव ट्रुथ्स है, मतलब कि एक्चुअल जो आपको पता है दैट इज नॉट द रियलिटी, द ट्रुथ इज समथिंग एल्स, द ट्रुथ इज समथिंग एल्स। इसके लिए ऑथर ने यहां पे एक नॉवेल का नाम दिया है ट्रुथ एंड पॉलिटिक्स, रिटन बाय हैना आर्डेंट, ठीक है ना। तो इस नॉवेल का नाम लिख लीजिएगा। अब इसमें तो 1967 का ये ऐसे है रिटन बाय हैना आर्डेंट, और इसमें बहुत सारी चीजें ली गई थी, उसमें ऑथर ने उसे कोट्स बताए, मैं वही आपको बता देता हूं। जैसे यहां पे लिखा है कि जो पॉलिटिक्स है एंड जो ट्रुथ है दे आर नेवर ऑन द सेम साइड। हैना आर्डेंट ने कहा था जो ट्रुथ है एंड जो पॉलिटिक्स होती है वो कभी भी एक तरफ नहीं रहते, दे आर एंटागोनिस्टिक, वो दोनों एक दूसरे को अपोज करती हैं। दिस वॉज अ रियलिटी विद द प्रोफाउंड बियरिंग ऑन द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स, since facts and events the outcome of the collective life of humanity were the very texture of the political realm। तो मतलब जो रियलिटी थी वो पॉलिटिक्स के हिसाब से चेंज होती रहती है, पॉलिटिक्स के हिसाब से रियलिटी आपकी चेंज होती रहती है। दिस इज व्हाट दी हैना आर्डेंट सेड, ट्रुथ के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। एक और स्टेटमेंट दिया गया जैसे देयर इज नो विजडम इन क्राउड्स लाइक ऑल फॉर्म्स ऑफ पावर, मेजोरिटेरिज्म कुड थ्रेटन द ट्रुथ। ऑथर ने यहां पे, मतलब हैना आर्डेंट ने बेसिकली एक तरीके से मेजोरिटेरियनिज्म, यानी कि जो डेमोक्रेसी में हम बोलते हैं पॉपुलर ओपिनियन, मतलब मेजोरिटी इनके साथ है, तो मेजोरिटी का साथ होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देयर इज नो विजडम इन क्राउड्स, ऑथर ने कहा, हैना आर्डेंट ने कहा है कि देयर इज नो विजडम इन क्राउड्स, भीड़ में कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है। दूसरे फॉर्म्स की तरह, पावर के जैसे दूसरे फॉर्म्स है, मेजोरिटेरियनिज्म में भी ट्रुथ को थ्रेटन करने की क्षमता होती है। कैसे ट्रुथ को थ्रेटन करते हो? सिंपल सी बात है, अगर 100 लोग चीख करके गलत बोलेंगे तो वो चीज सत्य मान ली जाती है। तो डेमोक्रेसी में यही तो होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर 100 लोग झूठ बोल रहे हैं लेकिन एक साथ बोल रहे हैं तो वो चीज सत्य मान ली जाती है। तो दैट इज द थिंग व्हिच ऑथर सेज इज द ट्रू फेस ऑफ रियलिटी। मेजोरिटेरिज्म कोई ऐसा नहीं कि मेजोरिटेरिज्म है तो वो सही ही होगा, है ना। A fact could be removed from the word if a sufficient number of people believe in the non-existence। बहुत गजब का स्टेटमेंट है, मतलब ये वो आर्टिकल है जो आंसू ला देता है ना, आंसू ला दे, मतलब यही मैं बोला, इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करो। आर्टिकल्स पढ़ के आपके दिमाग में, दिल में उसका इंपैक्ट होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना, हमको उस चीज को समझना, उसको जीना है। तो एक फैक्ट को आप रिमूव कर सकते हो अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल बिलीव इन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दैट फैक्ट। अगर किसी फैक्ट को 100, 200, 1000 लोग बोलने लगे कि ये नॉन एग्जिस्टिंग है तो वो फैक्ट बिलीव करो वो नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएगा। मतलब कि जो हिटलर बोलता था कि अगर झूठ को चीख करके और ज्यादा लोगों के साथ बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं रहता, वो झूठ सत्य बन जाता है। तो यही चीज ऑथर ने, हैना आर्डेंट ने कही है कि डेमोक्रेसी में कोई विजडम नहीं है। डेमोक्रेसी जो है मेयर मेजोरिटेरिज्म है, और मेजोरिटेरिज्म में भी ये चीज होती है, एक ताकत होती है कि वो ट्रुथ को थ्रेटन कर दे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको हैना आर्डेंट ने बताई है। दैट्स अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल था, इसमें बहुत चीजें हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। अब देखो, ऑथर ने कहा कि किसी एग्जिस्टिंग चीज को अगर नॉन एग्जिस्टिंग बनाना है, किसी एग्जिस्टिंग चीज को अगर नॉन एग्जिस्टिंग बनाना है तो यहां पे जो टर्म यूज किया गया ऑथर द्वारा वो है रेडिकल डिस्ट्रक्शन। इट रिक्वायर्स अ रेडिकल डिस्ट्रक्शन, जिसमें कि आपको टोटलिटेरियन, मेजोरिटेरियन, एक कुल मिलाकर के एक ही चीज को, एक एग्जिस्टिंग रियलिटी को नॉन एग्जिस्टिंग बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं रेडिकल डिस्ट्रक्शन। तो इस टर्म को भी आप यूज कर सकते हैं। अब ऑथर ने जैसे क्या बोला, ऑथर ने इसको इंडिया के साथ भी ज्वाइन किया। इंडिया के साथ कैसे किया है? फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया नाउअडेज द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट आर हैपनिंग विदाउट द क्वेश्चन आर, है ना। अभी रिसेंटली ये चेंज किया गया है कि जो मतलब कि जो आपका सेशंस हो रहे हैं पार्लियामेंट के, दे आर हैपनिंग विदाउट द क्वेश्चन आर, है ना, दे आर हैपनिंग विदाउट द क्वेश्चन आर।
और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि ये जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग चीज को नॉन एग्जिस्टिंग बनाने वाला कंसेप्ट है, ये अगर आपने जॉर्ज ऑरवेल की 1984 अगर आपने पढ़ी हो, जॉर्ज ऑरवेल ने बहुत अच्छे तरीके से ये चीज बताया है कि उसमें किस तरीके से एक व्यक्ति रहता है जो कि कल तक एग्जिस्ट करता था बट आज वो व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब उसके हर आईडी कार्ड को रिमूव कर दिया गया, उस व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री रिमूव कर दी गई, उसका बर्थ सर्टिफिकेट रिमूव कर दिया गया, उसका डेथ सर्टिफिकेट रिमूव कर दिया गया, वो पर्सन नॉन एग्जिस्टिंग बना दिया गया। तो एक टोटलिटेरियन रिजीम में जो चीज हो सकती है वही चीज एक मेजॉरिटेरियन रिजीम में भी हो सकती है। तो यहां पे कुल मिलाकर के ये चीज ऑथर ने बहुत अच्छे ढंग से बताई है कि जो चीज एक टोटलिटेरियन रिजीम में होती है वो चीज एक मेजॉरिटेरियन रिजीम भी कर सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी आपके साथ है, पॉपुलर ओपिनियन आपके साथ है, ठीक है ना। तो दिस वाज द थिंग व्हिच वाज सेड एंड ऑथर ने वही कहा कि इंडिया में जो अब सेशंस हो रहे हैं पार्लियामेंट के, दे आर हैपनिंग विदाउट द क्वेश्चन आर, मतलब आप यू कैन नॉट क्वेश्चन द गवर्नमेंट, यू कैन नॉट क्वेश्चन द गवर्नमेंट। दिस अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल, ब्यूटीफुल आर्टिकल रिटन बाय सुकुमार मुरलीधरन, वेरी गुड आर्टिकल, हैट्स ऑफ टू यू मैन, बहुत अच्छा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है वो है स्टेपिंग आउट ऑफ द शैडो ऑफ इंडियाज मैल न्यूट्रिशन, इंडिया के मैल न्यूट्रिशन के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि देयर आर 2 रिपोर्ट्स, पहले तो 2 रीसेंट रिपोर्ट्स का जिक्र किया गया है, ये आप प्रीलिम्स के लिए नोट कर लीजिए। पहली रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020, क्या नाम है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020। अब ये रिपोर्ट कौन निकालता है, तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट निकालता है फाओ, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। दूसरी रिपोर्ट जो है वो है 2020 हंगर रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस 2020 हंगर रिपोर्ट, बेटर न्यूट्रिशन बेटर टुमारो। अब ये जो रिपोर्ट निकाली गई है, ये निकाली गई है ब्रेड ऑफ द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट द्वारा, किसके द्वारा, ब्रेड फॉर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट द्वारा रिपोर्ट निकाली गई है। क्या निकाली गई, 2020 हंगर रिपोर्ट, बेटर न्यूट्रिशन बेटर टुमारो बाय ब्रेड फॉर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। अब इन दोनों रिपोर्ट में एक बहुत चीज कॉमन है, वह इंडिया की एक्सट्रीम फूड इनसिक्योरिटी एंड मैल न्यूट्रिशन। तो यहां पे ऑथर ने कहा इन दोनों रिपोर्ट में एक चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन है, इंडिया में जो फूड इनसिक्योरिटी है और इंडिया में जो मैल न्यूट्रिशन की इंसिडेंसेस है वो दोनों चीजें कॉमन है। ग्लोबली जो है, अगर आप ये देखें कि ये जो इनसिक्योरिटी है, फूड इनसिक्योरिटी या फूड की जो कमी है, इसको किस मेजर में या किस वेरिएबल में नापा जाता है, तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं जो कि ऑथर ने बताया। पहला है प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, यानी कि POU, प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, और दूसरा है प्रिवेलेंस ऑफ मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी, प्रिवेलेंस ऑफ मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। तो 2 मेजर्स बताए ऑथर ने, पहला है POU यानी कि प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, और दूसरा है प्रिवेलेंस ऑफ मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी यानी कि PMSFI, ठीक है ना। तो ये दोनों जो रिपोर्ट है बेसिकली ये इंडिकेट करती हैं कि क्या चीज कमी है, कितनी फूड इनसिक्योरिटी और कितनी मैल न्यूट्रिशन की कमी है। अब देखो ऑथर ने यहां पे ये बोला है, बहुत अच्छी चीज बोली कि जिस स्पीड से पॉवर्टी कम हुई है इंडिया में, उस स्पीड से मैल नरिशमेंट कम नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है, जिस स्पीड से पॉवर्टी कम हुई है उस स्पीड से मैल नरिशमेंट कम नहीं हुआ है। अब आपको मैं इसका रीजन बता दूं, सिंपल सी बात होती है कि पॉवर्टी के कम होने से मैल नरिशमेंट हाँ रिलेटेड जरूर है, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी रहेगी पॉवर्टी वाली कंडीशन जिसमें आपके पास सफिशिएंट खाने के लिए नहीं है। मैल नरिशमेंट जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी बॉडी को सफिशिएंट मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, सफिशिएंट विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि एक बहुत रिच व्यक्ति भी मैल नरिश्ड हो जाए, क्योंकि अगर वो सिर्फ पिज्जा बर्गर खाएगा तो उसके पास कौन सा विटामिन मिनरल आएगा, नहीं आएगा ना। तो एक रिच व्यक्ति भी मैल नरिश्ड हो सकता है। यही रीजन है कि जिस स्पीड से पॉवर्टी कम हुई है उस स्पीड से मैल नरिशमेंट कम नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैल नरिशमेंट कम करने के लिए आपको बहुत चीजें, जैसे एक तो प्रोविजन ऑफ विटामिन मिनरल्स, दूसरा हिडन हंगर, एक कंसेप्ट आता है हिडन हंगर का कंसेप्ट आता है। हिडन हंगर क्या होता है कि बॉडी के अंदर जब प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, यानी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो वो जो कंडीशन कहलाती है वो आपकी कहलाती है हिडन हंगर की कंडीशन। मतलब आपका पेट तो भरा हुआ है लेकिन आपके अंदर अभी भी एक हिडन भूख है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की है, न्यूट्रिएंट्स की है, विटामिन्स की है, ठीक है ना। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हिडन हंगर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहां पे ऑथर ने बोला कि अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो POU जो है डिक्लाइन हुआ है, यानी कि प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट डिक्लाइन जो हुआ है वो 24.7% हुआ है बिटवीन 2001 to 2018 फॉर इंडिया।
चाइना के लिए 76.4 हुआ है, नेपाल के लिए 74% हुआ है, पाकिस्तान के लिए 42% हुआ है, अफगानिस्तान में 37.4% हुआ है, बांग्लादेश में 18.9 हुआ है। तो इसका मतलब हमको देखना चाहिए कि जो डिक्लाइन है चाइना में वो हायर है देन इंडिया। इनफैक्ट जो डिक्लाइन है नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब में हायर है देन इंडिया। तो इसके लिए बेस इफेक्ट भी वैसे काम होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई व्यक्ति 60% पे है और कोई व्यक्ति 90% पे है, तो 90% वाले व्यक्ति को 95 पे अगर पहुंचना है तो उसके लिए ज्यादा मेहनत लगेगी बजाय 60 वाले को अगर 80 पे पहुंचना है। तो आप तो बोलोगे कि यार इसकी तो 20% की ग्रोथ हुई, इसकी तो केवल 5% की ग्रोथ हुई, बट ये ज्यादा मैटर करते हैं। तो इसलिए बेस इफेक्ट भी काम करता है कई बार। इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार देखो चाइना की अफगानिस्तान पाकिस्तान की ज्यादा, तो यहाँ पे थोड़ा हमको ये भी समझना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान हैज बीन इज रिलेटिवली मच पुअरर, लेकिन अगर आप देखें एग्जैक्टली तो इंडिया के रेफरेंस में अफगानिस्तान ज्यादा पुअर है, प्लस वहां पे और ज्यादा दूसरे कन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं, तब भी वो ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं इन रिड्यूसिंग द मैल न्यूट्रिशन दैन इंडिया। तो ये थोड़ा एक जो आपको देखने वाली बात है, यहां से सीखने वाली बात है कि क्यों ऐसा हुआ है और कहां कमी रह गई है। तो वही वाली बात है कि इन सारी चीजों का आप देखो तो सिंपल सी बात है कि फूड इनसिक्योरिटी और आपको जो मैल नरिशमेंट उसको दूर करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, और आपको एक डेडिकेटेड पूल बनाना पड़ेगा। डेडिकेटेड आपको एलिमेंट्स हैं जो कि आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी में भी इंक्लूड करने पड़ेंगे ताकि अंडर नरिशमेंट की चीजों को भी आप दूर कर सको, ठीक है ना। यहां पे देखो ऑथर ने एक और रिपोर्ट के बारे में बोला, इन रिसेंटली इनिशिएटेड हंगर वॉच। हंगर वॉच किसने इनिशिएट किया? राइट टू फूड कैंपेन ने। हंगर वॉच हैज बीन इनिशिएटेड बाय राइट टू फूड कैंपेन, और इसने बोला है कि बहुत ग्रिम सिचुएशन है with close to 1 out of every 3 respondent reporting low food consumption and massive compromise on food quality। तो low food consumption और massive compromise on the food quality, ये भी रीजंस है कि एक तो फूड कंजम्पशन ही कम है, दूसरा जो आपका फूड क्वालिटी है उसमें भी आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो इसीलिए जो स्टेट है बेसिकली उनको क्या करना चाहिए, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि यूनिवर्सल कवरेज, पहले तो यूनिवर्सल कवरेज फूड सिक्योरिटी आपको सबको प्रोवाइड करनी है, दूसरा आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, इकोनॉमी को आपको ग्रो कराना है ताकि लोगों के पास इनफ रहे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पीडीएस सिस्टम है उसको यूनिवर्सलाइज करो, है ना। और ये सारी चीजें करने की जरूरत है ताकि कम्युनिटी किचन्स का कंसेप्ट बनाओ, कम्युनिटी किचन्स का कंसेप्ट, ताकि जो इस तरह से भीख मांगते हैं लोग या नहीं अफोर्ड कर पाते, इवन पीडीएस सिस्टम के अंदर नहीं आते, तो उनको कम्युनिटी किचन के थ्रू खाना मिल पाए। तो ऑथर ने कहा इस बार का जो नोबेल पीस वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, इट हैज बीन गिवन फॉर सम रीजंस। तो अंडर नरिशमेंट और हंगर जो है वो बहुत प्रेसिंग इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। बहुत अच्छा आर्टिकल था, फैक्ट्स इसमें काफी थे, आप उनको नोट करके रखिएगा। आगे मूव करते हैं। कर्नाटका डिफर्स द डिसीजन ऑफ इंक्लूजन ऑफ लिंगायत्स इन द ओबीसी। तो लिंगायत्स को ओबीसी में इंक्लूड करने का जो डिसीजन था उसको डिफर कर दिया गया ना, आगे बढ़ा दिया गया है। और ये आप सबको पता होगा, इनको वीर शैव लिंगायत कम्युनिटी बोलते हैं। ये खुद को शिव वर्शिपर मानते हैं, शिव को वर्शिप करने वाले मानते हैं, है ना। लिंगायतिज्म कर्नाटका में बहुत फेमस है। बसावन्ना इसके फाउंडर थे, जो इसके फाउंडर थे वो बसावा थे, इनका नाम था बसावन्ना या बसावा इनको बोला जाता है, ठीक है ना। ये भी इंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हुआ क्या है एक्चुअली कि करेंटली जो इंटायर वीर शैव लिंगायतिज्म कम्युनिटी है पॉलिटिकली डोमिनेंट है स्टेट में, और इट इज इंक्लूडेड इन द कर्नाटका ओबीसी लिस्ट अंडर कैटेगरी 3B। केवल इनको 5% रिजर्वेशन मिलता है बेस्ड ऑन इनकम। तो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था टू रिकमेंड इंक्लूजन ऑफ द इंटायर कम्युनिटी इन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। अब इसको सेंट्रल ओबीसी की लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए पूरा डिसीजन लिया जा रहा है ताकि वो जो बेनिफिट्स हैं, जो सेंट्रल ओबीसी की लिस्ट में बेनिफिट मिलते हैं, वो बेनिफिट्स इनको मिल पाए। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं। नाउ डायल एमपी इंफॉर्मेशन कमीशन हेल्पलाइन फॉर आरटीआई। तो मध्य प्रदेश के इंफॉर्मेशन कमीशन ने सेट किया है ग्रीवेंस रिड्रेसल नंबर। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को और ज्यादा मजबूत बनाएगा, और ये कंट्री का पहला इनिशिएटिव जिसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉर आरटीआई एक्ट 2005 हैज बीन इंक्लूडेड, मध्य प्रदेश ने इंक्लूड किया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जो सेटअप हुआ है रीवा डिवीजन में सेटअप हुआ है। दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ योर एजुकेटर शुभम मिश्रा, एंड रीवा डिवीजन में बेसिकली मेरा जन्म हुआ है। सो इट इज अ प्राउड मूवमेंट फॉर मी ऑल्सो, द फर्स्ट इन द कंट्री, है ना। एवरीवन विल रिवाइज दिस फैक्ट एंड लर्न द नेम ऑफ रीवा, है ना। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो इसको याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। द फोरम विल बोल्स्टर आवर एफर्ट्स इन एक्सपैंडिंग द कमीशन आउटरीच टू द पीपल। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये इनिशिएटिव है दैट इज
फॉर स्ट्रेंथनिंग द आरटीआई, दैट इज फॉर स्ट्रेंथनिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना। सिंपल सी बात है कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन में नहीं उनको प्रोसेस पता है, जिनको अभी भी दिक्कतें हैं, जो डायरेक्टली बात नहीं कर पाते और उनको सीआईसी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से हेल्प नहीं मिल पाती है ना। तो वही चीजें हैं कि ये जो रेड्रेसल नंबर है इससे बहुत सारी तकलीफें जो है वो दूर हो जाएंगी। अगली जो न्यूज है वो है सी स्पार्कल हैज अफेक्टेड द मैरीन फूड चेन, यानी कि मैरीन फूड चेन को सी स्पार्कल ने इफेक्ट कर दिया है। अब इसको सी स्पार्कल को बोलते हैं नॉक्टिल्यूका सिंटिलेंस, याद रखिएगा नॉक्टिल्यूका सिंटिलेंस बोलते हैं। कर्नाटका में ये इंपॉर्टेंट है, ब्लूम ऑफ नॉक्टिल्यूका सिंटिलेंस, इनको सी स्पार्कल कहा जाता है। कर्नाटका के कोस्ट में ये आए हैं एंड इसके कारण हुआ क्या है कि दे हैव डिस्प्लेस्ड द माइक्रोस्कोपिक एल्गी कॉल्ड डायटम्स, इन्होंने माइक्रोस्कोपिक एल्गी जिनको डायटम्स कहा जाता है उनको रिमूव कर दिया है। अब जब उनको रिप्लेस कर दिया है, सिंपल सी बात है, तो मैरीन फूड चेन तो इंपैक्ट होगी ना। अगर कोई ग्रुप हट जाए किसी वाटर बॉडी से जो कि उसके फूड चेन का पार्ट था, तो वो पूरी की पूरी आपको कहना चाहिए कि फूड चेन को इंपैक्ट डालेगा, और वो न केवल इंपैक्ट डालेगा बल्कि उसको वो डिटीरिएट करेगा, ठीक है ना। तो सी स्पार्कल यानी नॉक्टिल्यूका सिंटिलेंस कौन से कोस्ट में है, ये कर्नाटका के कोस्ट में है, याद रखिएगा। एंड इट हैज डिस्प्लेस्ड द माइक्रोस्कोपिक एल्गी कॉल्ड डायटम्स, जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी डायटम्स है उनको रिप्लेस कर दिया है। ऐसा किसने बोला है? ऐसा बोला है सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका मंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। याद रखिएगा सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मंगलुरु में लोकेटेड है। दो द स्पीशीज डज नॉट प्रोड्यूस अ टॉक्सिन, अभी जो नॉक्टिल्यूका सिंटिलेंस जो है ये कोई टॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन इट इज फाउंड टू एक्यूमुलेट द टॉक्सिक लेवल ऑफ अमोनिया, इट इज फाउंड टू एक्यूमुलेट अ टॉक्सिक लेवल ऑफ अमोनिया। द अमोनिया मेक्स नॉक्टिल्यूका सिंटिलेंस अनपैलेटेबल, अनपैलेटेबल यानी खाने योग्य नहीं रह जाता। तो अमोनिया के कारण ही नॉक्टिल्यूका सिंटिलेंस खाने योग्य नहीं रह जाता। और केवल दो स्पीशीज है, एक जेलीफिश है और दूसरा सैल्प्स है, लिखा हुआ है जेलीफिश एंड सैल्प्स, ओनली दे आर नोन टू प्रे ऑन दिस नॉक्टिल्यूका सिंटिलेंस, केवल ये दोनों प्रे कर पाते हैं। और दूसरी चीज याद रखेगा, Noctiluca scintillans grazes on other microorganisms such as larvae, fish eggs and diatoms, but the unicellular phytoplankton that live inside it can photosynthesis, turning light into energy. They help their host cells survive even when food was scarce. thus आप बोल सकते हैं कि Noctiluca scintillans जो है वो both एक plant है and animal. So Noctiluca scintillans is both a plant and animal. ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, both a plant and animal. क्यों प्लांट? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इंपॉर्टेंट बात है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। साइंस मिनिस्ट्री रिक्रूटमेंट नोटिस हाईलाइट्स बाइगेमी क्लॉज। अब साइंस मिनिस्ट्री का जो नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने एक क्लॉज दिया बाइगेमी, मतलब कि आपको दो शादियां नहीं करनी है। ऑथर ने कहा कि वैसे ये चीज इम्प्लिसिट है क्योंकि जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं 1964 के, वो इन सब चीजों को जिक्र करते हैं, लेकिन एक्सप्लिसिटली किसी फॉर्म में अभी तक ये नहीं आया था, अब आ गया, तो उसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। टॉप ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट किल्ड। अब ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जिनका नाम है आपका मोहसिन फखरीजादेह, याद रखिएगा मोहसिन फखरीजादेह। ही हैज बीन किल्ड एंड इनकी जो डेथ हुई इसके लिए इजराइल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। इजराइल हैज बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसको याद रखना है आपको कि इजराइल यूएसए, ईरान के साथ जो रिलेशंस हैं वो इजराइल और यूएसए के ठीक नहीं। आपको क्या होना चाहिए, वर्ल्ड के जो इंसिडेंट है, यानी कि वर्ल्ड में जो चल रहा है, जो कंट्रीज के रिलेशन किस कंट्री के साथ अच्छे हैं, किस कंट्री के रिलेशन किस कंट्री के साथ अच्छे नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगली जो न्यूज है, चाइना स्लैप्स 200% टैक्स ऑन द ऑस्ट्रेलियन वाइन। चाइना ने 200% टैक्स स्लैब किया है ऑन द ऑस्ट्रेलियन वाइन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इम्पोज्ड इंपोर्ट टैक्स ऑफ अप टू 212.1%, 212.1% टैक्स लगाया है। अब देखो कल के न्यूज में, कल का मैंने न्यूज़पेपर नहीं बनाया था, लेकिन कल एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी जिसमें यह कहा गया था कि चाइना भी अपनी पॉलिसी चेंज करेगा। डुअल रेगुलेशन बोलते हैं, डुअल रेगुलेशन पॉलिसी पे आ गया है चाइना। तो डुअल रेगुलेशन जो पॉलिसी है, डुअल सर्कुलेशन या डुअल रेगुलेशन,
डुअल सर्कुलेशन पॉलिसी। इसमें वो यही करेंगे कि एक तो वो अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे, दूसरा प्रोटेक्शनिज्म में भी उनका भी वो है कि आत्मनिर्भर वाला कंपोनेंट लेकर के आ रहे हैं। तो चाइना ने भी अपना वो चेंज किया है थोड़ा सा इंस्टेंस, याद रखिएगा, ठीक है। आपके लिए होमवर्क क्या है कि कोर सेक्टर में कौन कौन से 8 सेक्टर्स आते हैं। दिस इज यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो विच आर द 8 सेक्टर्स दैट कम अंडर द कोर सेक्टर, ठीक है ना। तो दिस इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूज आइटम्स। आपको समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। आज के जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूं एक बार। जो क्वेश्चंस मैंने आज आपसे पूछे थे, लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर दैट। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि लेट मी टेल यू, पहला सवाल पूछा था मैंने आपसे कि कौन से रूलर की डेथ हुई थी कलिंजर फोर्ट बुंदेलखंड रीजन में, तो यह इसका आंसर है शेर शाह सूरी बी। दूसरा सवाल पूछा था अष्टप्रधान शिवाजी के कैबिनेट में कौन सी पोस्ट नहीं थी, तो इसका आंसर है वकील डी। तीसरा सवाल था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कौन बनवाया, तो इसका आंसर है धर्मपाला। और चौथा सवाल था मिडिवल इंडिया में रेगुलेटरी मेजर्स किसने किए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ए। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूज आइटम्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस